नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फॉर्म दैट इज़ वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि जो भी काम धंधा हम चूज़ करते हैं, कोई भी प्रोफेशन जो हम करने के लिए चूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? वोकेशन। तो ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब भी हम कभी स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हम कभी मार्केट जाते हैं तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशन में होते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। अपना पेयर बनाओ, मतलब कि किसी बच्चे के साथ आप जो है डिस्कस करो और कि आपने क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोम, और फिर उसके बाद इस पोम को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद द पार्टनर। आपको इसको अलाउड यानी कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है इफ़ यू लाइक। ओके, देन ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई बच्चों को किस तरीके से कहा जाता है। हमें तो अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड करना है, गो थ्रू करना है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। अब देखो इसने बोला है कि when the gong sounds, गोंग का मतलब क्या होता है? एक मेटल की डिस्क होती है, आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर पहले हुआ करती थी, या फिर अभी गवर्नमेंट स्कूल में तो अभी भी मिल जाती है हमें, कि एक मेटल की डिस्क होती है और उसके ऊपर एक जो लोहे की ही स्टिक होती है, उससे जो है उसके ऊपर मारा जाता है तो एक साउंड आती है। ठीक है, और उससे हमें पता चल जाता है कि या तो कोई रिसेस हो गई है, या स्कूल लग गया है, या छुट्टी हो गई है, या कोई नेक्स्ट पीरियड आ गया है। तो इस तरीके से उसके ऊपर जो है अगर हिट किया जाता है तो वो साउंड करता है। तो ये क्या हो गई? एक मेटल डिस्क हो गई जिसको हम गोंग कहते हैं। व्हेन द गोंग साउंड्स, जब गोंग साउंड करता है यानी कि जब घंटी बजती है और उसमें बजता है कि 10 o'clock हो गया, कि इन द मॉर्निंग, सुबह के, एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आर लेन। लेन होती है गली, स्ट्रीट। ठीक है, और मैं जो है अपनी गली से अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ। ठीक है, एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है वो बच्चा, ठीक है, वो फीलिंग तो उसी की ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोम में, कि एक बच्चा जब अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखता है तो उसके मन में भी आता है कि मैं भी यही काम करूँ, है ना। तो वो कहता है कि एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग। होकर कौन होते हैं? जो गली में चिल्ला चिल्ला कर जो चीज़ें बेच रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम माउथ एडवर्टीजमेंट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि पर्सनल एडवर्टीजमेंट जो है वो खुद ही करते होते हैं। तो एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग, जो होकर होते हैं, जो चिल्लाकर अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ हर रोज़। और वो क्या करता है? बेच रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, क्रिस्टल आप कह सकते हो चमकदार। ठीक है, उस तरीके से। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अब उसके बारे में बता रहा है कि उसका कोई एक फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है जो उसको फॉलो करना पड़े, या कोई उसको कहने वाला नहीं है जिसकी उसको माननी ही माननी पड़े। इसलिए लिखा है कि देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अब स्कूल जा रहा है वो, तो स्कूल की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बता रहा है कि सुबह सुबह मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे जल्दी होती है कि मुझे स्कूल में पहुँचना है, टाइम से पहुँचना है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, जैसे स्कूल का रास्ता सीधा सीधा जाना है ना, तो उसके लिए वो एक फ्रस्ट्रेशन है कि मैं स्कूल के सीधे रास्ते पकड़ रहा हूँ। लेकिन हॉकर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही रास्ते पे चलना पड़े, वो किसी भी रास्ते पे चल सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, अब उसका डेस्टिनेशन स्कूल है, लेकिन हॉकर का डेस्टिनेशन कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड आप कह सकते हो कि प्लेस नहीं है जहाँ पे उसको जाना हो। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसका कोई टाइम भी नहीं है घर पर आने का, लेकिन हमें तो छुट्टी होते ही घर पे पहुँचना है। तो अगर आप उसको कंपेयर करके देख रहे हो तो बच्चा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही है, और होकर के साथ उसको कंपेयर किया है। आई विश आई वर अ होकर, और मुझे, मेरी विश है कि काश मैं एक होकर होता। अब देखो यहाँ पे क्या है? आई विश, मेरी विश है कि काश मैं एक होकर होता। तो होकर है नहीं, होता। तो जब भी आप कभी विश के बारे में बात करते हो तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो? आई के साथ वर लगाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एचटेट में और आपकी स्क्रीनिंग में ये चीज़ें आती ही हैं। ठीक है, तो स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी क्या करता? अपना पूरा दिन जो है रोड पे बिताता, है ना, और ये चिल्ला रहा होता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अभी ये हो गया हमारे पास किसका? एक फेज़, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई। एक प्रोफेशन के बारे में उसने बता दिया, कि बैंगल सेलर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। एट द इन द फर्स्ट स्टेंजा ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, नाउ ही इज़ कमिंग बैक, ओके, फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं 4 बजे स्कूल से आता हूँ तो क्या आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड।
तब मैं वहाँ से गेट से घर के उस घर के गेट से ये देख सकता था, यानी कि कोई स्पेसिफिक घर है जिसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है, और उसके गेट के अंदर से अंदर दिख रहा है हमें उस बच्चे को कि वो कह रहा है कि उसके अंदर से मैं देख पा रहा था कि गार्डनर था और वो क्या कर रहा था, ग्राउंड डिग कर रहा था, खोद रहा था, यानी कि खुदाई कर रहा था, ठीक है। ही डज़ व्हाट ही लाइक्स विद ही स्पेड, वो कर रहा था जो अपनी खुरपी, स्पेड आप कह सकते हो, कुल्हाड़ी, खुरपी, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जो आपकी वो होती है कसी, ठीक है। तो उस पेड़ से वो जो उसका मन में आ रहा था वो कर रहा था। ही लाइक्स विद हिज पेड, ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। सोइल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोथ्स को डर्टी करना, यानी कि गंदे कर लेना। तो वो अब डस्ट से, मिट्टी से अपने कपड़ों को गंदा कर रहा था। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी उससे गुस्सा नहीं होता। ये आप नोट कर लेंगे, इसका हमारे पास क्या आएगा, गेट एंग्री विद हिम, ठीक है। उससे कोई भी गुस्सा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने कपड़े गंदे कर लिए, फिर भी उसको कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम कपड़े गंदे क्यों करके लेकर आए हो, लेकिन मैं कर लेता हूँ तो बहुत सारी डांट भी पिटती है। तो नोबडी टेक्स हिम टू द टास्क। देन इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, या फिर दूसरा क्या रीज़न दिया है उसने कि अगर वो सनलाइट में, यानी कि धूप में अगर जल रहा होता है, बेक्ड का मतलब यहाँ पे क्या कह देंगे, वेरी हॉट, है ना, एंड गेट्स वेट, और पसीने पसीने से वो सारा गीला हो जाता है, तब भी उसको कोई कहने वाला नहीं है। आई विश आई वर अ गार्डनर, इसीलिए फिर वो कहता है कि काश मैं एक गार्डनर होता, माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और पूरा दिन जो है मैं डिगिंग करता रहता और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता कि तुम डिगिंग स्टॉप कर दो, है ना। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। अब यहाँ पे दो प्रोफेशन की हम बात कर चुके हैं। पहले में हमने बैंगल सेलर की बात की, दूसरे में हमने गार्डनर की बात की। पहले में बैंगल सेलर, दूसरे में गार्डनर। अब हमारे पास इसने कहा है कि उसके बाद क्या होता है, डार्क हो जाता है इवनिंग में और मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब मैं रात को जब सोता हूँ उससे पहले मेरे ओपन विंडो जो है कमरे की, उसमें से देखता हूँ तो एक वॉचमैन जो है वो क्या कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है। अब तीसरा प्रोफेशन यहाँ पे ऐड हो गया वॉचमैन का। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ प्रेपोजिशन के लिए कि माई मदर सेंड्स मी टू बेड, है ना। देखो सेंड्स मी, सेंड कहाँ किया, बेड में, टू बेड, लेकिन आई वो स्लीपिंग इन द बेड हम लिखते हैं, ठीक है। कि कई बार तो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इन द बेड क्यों नहीं आता, ऑन द बेड क्यों आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, ये प्रेपोजिशन आपकी पेपर में आती होती है इस तरीके की जो कंफ्यूज करती हैं और बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। ऑन द बेड का मतलब होता है आप बेड के ऊपर लाई करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि उसका कोई हैंडल है, जैसे आगे पीछे उसके क्या बने होते हैं, एक ऐसा पोर्शन बना होता है जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, तो वो जो भी उसके बीच में जो गद्दे होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, एक बेस दे देते हैं उसको, एक ऐसा दे देते हैं कि वो उनके बीच में है, ठीक है। तो वो इन द बेड कहा जाएगा। जैसे कि हमने आर्म चेयर की बात की थी, आर्म चेयर पे आप क्या लिखते हो, इन द चेयर लिखते हो, है ना। और विदाउट आर्म जो चेयर होती है उसके लिए ऑन द चेयर करते हो। तो ये बात भी बेटा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर में इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। माई मदर सेंड्स मी टू बेड और आई वॉज स्लीपिंग इन द बेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी की ही आगे पोम है कि कंटिन्यू करेंगे। अब उसने वॉचमैन को देखा है, द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। लेन यानी कि जो गली है वो क्या है, डार्क है, अकेली है, सुनसान है ना, वहाँ पे कोई और बंदा जो है नहीं घूम रहा। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। अब जैसे कि स्ट्रीट लैम्प है उसमें क्या होता है कि ये हमारा जैसे स्ट्रीट लैम्प हो गया, उसके ऊपर ये लाइट है, ये लाइट जो है चमक रही है, ठीक है। तो इसने ये बोल दिया कि जो गली है, गली के अंदर सिर्फ एक जाइंट बड़ा, बहुत ह्यूज आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ह्यूज ले लोगे, बहुत बड़ा जो एक स्ट्रीट लैम्प है, वो स्ट्रीट लैम्प के बीच में एक रेड आई है, ये रेड आई हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और वो रेड आई जो है ऐसा लगता है जैसे कि उसके हेड पे एक ही लाल रंग की जो है आँख लगी हुई है और वो पूरा का पूरा बड़ा सारा एक जो लैम्प है गली में वो दिखाई दे रहा है, वो खड़ा है, ठीक है।
The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब उसको तो यही लगता है ना कि वॉचमैन तो कभी सोता ही नहीं होगा, है ना। तो वो कह रहा है कि द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। लैंटर्न स्विंग्स का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वेव्स। जैसे क्या करता है कि वो जब चल रहा होता है तो लैंटर्न को इधर उधर करते हुए जैसे घूम रहा है ना। तो वो कह रहा है कि वो लैंटर्न को वेव करता हुआ घूम रहा है एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड। और जब वो रात का टाइम है और लैंप जल रहा है, यानी कि वो जो स्ट्रीट लाइट है इसने बोला था ऊपर, उसकी वजह से उसकी शेडो जो है बन रही है और वो अपनी शेडो को फॉलो करता हुआ घूम रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और ऐसा लगता है वो कभी भी अपनी लाइफ में सोता नहीं है, कभी बेड पर नहीं जाता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। चेजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलोइंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वॉचमैन, मैं काश में एक वॉचमैन होता। आई विश आई वर अ वॉचमैन, तो मैं गली रात के टाइम जो है गलियों में घूम रहा होता, अपनी ही शेडोज़ को जो है मैं फॉलो कर रहा होता और मेरे हाथ में क्या होती, लैंटर्न होती। ठीक है, ये हमारे पास पोम होगी कौन सी, वोकेशन, और इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ माई फेवरेट। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं सबके, बंगाली राइटर हैं, और यही हमारे पास एकमात्र कह सकते हो द ओनली पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, फॉर गीतांजलि। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इसको हमने डिस्कस कर लिया है पोम को। अब हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम, वोकेशन, एंड हु इज़ द राइटर और पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर। And theme of the poem is, the poem depicts that a boy who is bound by the rules of school, home and society observes the routine life of a bangle seller, a gardener and a watchman and wants to take their place. अब ये तो हो ही गया कि एक बॉय है, उसके अंदर उसमें बताया गया है कि वो स्कूल की, होम की, सोसाइटी की, वो सारी बाउंड्रीज से, रूल से बंधा हुआ है और वो जो है ऐसी रूटीन जो है वो फॉलो करना चाहता है जो भी प्रोफेशन के लोगों को वो देखता है जिसमें उसको लगता है कि कंफर्ट है। ही वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ विदाउट एनी रूल एंड रूल बाउंड्रीज। तो उसको वो एक फ्री लाइफ जीना चाहता है जहाँ पे उसको रोका टोकी ना हो किसी भी तरह की, है ना। वो फ्री हो, जो वो चाहे वो कर सकता हो, ये इसकी थीम हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि प्रोफेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जब वो बड़ा होगा, जब वो कमाने निकलेगा तब उसे पता चलेगा। राइम स्कीम, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, आपने नोट किया होगा। तो लगातार हमारे पास क्या है, एक एक लाइन जो है अलग अलग तरह की सेंस जो है वो देती चली जा रही है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसके अंदर वो क्या था, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ये क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी लाइन में किसी साउंड की बात की जाती है, जैसे कि बी है, बी क्या करती है, बज़ की साउंड करती है। अगर वो बजिंग का कोई वर्ड मिल जाता है तो मिल गया हमारे पास। ठीक है, कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स जो है क्लिंग की साउंड करते हैं, क्लिंग, तो वो हमारे पास अगर वर्ड आता है तो वो भी ओनोमेटोपोइया हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी किसी साउंड की बात की जाती है, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, किससे होता है, रिलेटेड टू साउंड होता है। और फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास आया था, व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग। ठीक है, द गोंग साउंड्स 10, तो ये हमारे पास गोंग जो वर्ड है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ओनोमेटोपोइया हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन कराते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, या पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ, या पर्सन को किसी दूसरी चीज़ के साथ भी, है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमिली होता है। और उसमें लाइक और एज वर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए इसने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई ऑन इन इट्स हेड। हेड के अंदर जो है यानी कि एक रेड आई की तरह वो जाइंट लैम्प जो है वो खड़ा था। स्टैंड्स लाइक अ जाइंट की तरह खड़ा था। तो लाइक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे दिखाता है कि सिमिली जो है लिटरेरी डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन ये बार बार आ रहा है कि आई विश आई वर अ गार्डनर, आई विश आई वर अ हॉकर, आई विश आई वर अ वॉचमैन। तो आई विश आई वर अ, इनमें क्या हो गया, हमारे पास रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या है, देखो, द गेट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जी जी जी, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, देन टी 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 के लिए आ गया। ही डज वट ही लाइक्स वट विद हिज स्पेड, ही एच है, ही के लिए आया, देन एच यहाँ पर भी आया हमारे पास, हीज भी आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रेपिटेशन ये हो गया, लिटरेशन हो गया। ही सोइल्स हीज क्लोथ्स, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या आ गया,
एच की साउंड के लिए आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को आप ध्यान से कर लेंगे। देन इमेजरी तो इसके अंदर है ही है। जब आप कहते हो कि द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जब हमने ये कहा था कि गली जो है वो क्या है, बिल्कुल गहरी अंधेरी गली है, और लोनली बिल्कुल शांत है, कोई भी वहाँ पर नहीं है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो उस गली को जहाँ पे आपको लगता है कि डार्क है और लोनली गली है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, ये आपको करने हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका रह गया है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, और जो पीछे की आपकी एक्सरसाइज रहती है वो आपको करनी ही करनी है, उसके लिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ। तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।